अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ यहाँ मौजूद हूँ, जिनका नाम है सैयद सुहेब, और इनसे जानेंगे इनके ट्रैवलिंग के हवाले से, इनके एडवेंचर के हवाले से, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब भाई, किस तरीके से ख्याल आ गया, यंग होता है बंदा तो उसका जो है ज्यादातर ख्याल जो है खाने पीने की साइड हो, या ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया भाई रिश्तेदारों में घूमने चला गया। आपको कैसा ख्याल आ गया भाई बाइक लें और पहाड़ों में निकल जाएं? फर्स्ट टाइम कब आपको ये ख्याल आया? बिगनिंग से बताएं। ये ट्रैवलिंग तो मैं पिछले 9-10 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ होता ये था कि मेरे पास 4-5 हजार रुपए होते थे और मैं बस ट्रेन का टिकट लेता था और मैं निकल जाता था। कभी लाहौर, फिर लाहौर से आगे कश्मीर तक भी गया मैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं सफर कर रहा होता था। वापसी का सोचे बगैर कि वापसी कैसे आऊंगा, मैं बस निकल जाता था टिकट लेकर। लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ जॉब शुरू से ऐसी थी, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक आसरा होता था कि यार वो पेमेंट आ जाएगी क्लाइंट की तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। इस तरह की मेरी ट्रैवलिंग शुरू से रही है। कुछ अरसे के बाद तकरीबन 2019-18 के अंदर जो है वो मेरा एक दोस्त था माइस, उसको मैंने देखा वो बाइक पे ट्रैवलिंग किया करता था 1 to 5। तो मुझे भी शौक हुआ कि यार जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकता हूँ तो बाइक पे भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे मशवरा वगैरह किया और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी से मैंने पहली 1 to 5 खरीदी और उसके ऊपर जो है वो मैंने ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट की। रास्ता किसने बताया कि भाई इस रास्तों से जाना है? गूगल मैप तो एक हद तक आकर रुक जाता है। देखिए दिनों भाई, मैंने आपको बताया ना कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करता रहा हूँ, तो मुझे एक वाकया याद है। मैं एक दफा रात के 3 बज रहे थे, मैं मुजफ्फराबाद से बैठा हूँ गाड़ी पे और मुझे एक जगह जाना था कश्मीर के। तो अब मैं वहां जाकर उस बस वाले ने उतार दिया मुझे कि यार ये वो जगह आ गई है। अब मैं जब उतरा हूँ तो जब बस वहां से चली गई है ना, तो ना बंदा ना बंदे की साथ में दूर दूर तक देखूं तो रोशनी कोई नहीं, तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़। अब मैंने चलना शुरू किया, वो मेरे दोस्त का नाम, तो मैंने उससे पूछा कि यार वो जगह कहाँ पर है। वहां मैं किसी तरह पहुंचा हूँ, तो अब रास्ते में जाते हुए ना वो अजीब गरीब मुझे आवाज आने शुरू हो गई। चिल्लाते क्या है, वो मेरा एक्सट्रीम था आज तक का ना। उसके बाद से जब वो मैंने फेस कर लिया तो फिर किसी चीज से डर नहीं लगा सिवाय कुत्तों के। इससे बड़ा कोई फेयर नहीं है मेरा पहला टूर था रनीकोट का। मैंने अपने एक दोस्त को लिया, उसको पीछे बैठाया और मैंने रनीकोट का मैप डाला और मैं निकल गया। अच्छा, आपने देखा होगा मैप के ऊपर एक कार का ऑप्शन आता है, एक बाइक का ऑप्शन आता है। मैंने क्या था बाइक का ऑप्शन, मैंने कहा बाइक पे जा रहा हूँ, पहला टूर, ठीक है। मैंने कहा बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक पे डालता हूँ। बाइक पे डाला तो मुझे लेकर जा रहा है नेशनल हाईवे, ठीक है, रनीकोट जाना है बिल्कुल, और नेशनल हाईवे से लेकर जा रहा है। अभी सस्ती टूल प्लाजा तक हम पहुंचे थे, उससे पहले जो है ना एक शॉर्टकट दिखा रहा मुझे, कह रहा आप इधर से चले जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। मैंने पीछे लड़का था हारिस, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हारिस यार ये शॉर्टकट दिखा रहा है, यहाँ से चलेंगे? मैंने ले लें से। मैंने ले लिया। अब मैं कुछ देर तक चला, उसके बाद कच्चा रास्ता, कच्चे रास्ते के बाद पगडंडी आ गई, चल चलते गाँव आ गया। आगे रास्ता ही नहीं, वो गाँव के लोग निकल के आ गया, कौन है भाई कौन हो। तो खैर मैंने उनको बताया भाई ऐसा कैसा, यहाँ कोई रास्ता नहीं, आप जाओ यहाँ जाओ। फिर वापसी हम वहाँ पर आए तो सामने मुझे क्या दिख रहा है, सुपर हाईवे दिख रहा है। सुपर हाईवे दिख तो रहा है, लेकिन दिमाग में ये है कि यार मोटर वे बाइक अलाउ नहीं होती तो इसके ऊपर चढ़ नहीं देते। मैं नीचे कच्चे रास्ते जा रहा हूँ रनीकोट। रात का वक्त, वो भी नहीं दिन का वक्त, दिन का वक्त जा रहा हूँ। फिर एक जगह हम कोल्ड ड्रिंक पीने रुके हैं, तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने उसको बताया, तो कह रहा रोड पे से जाओ। मैंने कहा बाइक अलाउ नहीं है। कह रहा सब अलाउ है यार, तुम जाओ साईं, तुम पागल हो। तो जाम शुरू पहुंचते मुझे 8 घंटे लग गए। ओह माय गॉड। आपने स्टे भी लिया होगा क्योंकि बाइक को रेस्ट देना। देन फिर आप सिंध और बलूचिस्तान में अब तक कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सके, वो आप पहले सिंध की साइड से मुझे बताएं, कौन कौन सी जगहों पे गए और ज्यादातर बाइक पे आपने किया या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बीच में बाइक पे किया? अच्छा, पहले सिंध के बारे में बताएं। गोरख किया, फिर शाकी किया, फिर इसके अलावा बदीन के कुछ इलाके किए मैंने, कैंसर झील किया, तो ये सारे इलाके किए मैंने बाइक पे। भाई थोड़ा सा बताएं बलूचिस्तान में जो है कौन कौन से एरियाज में गए और कौन सी आपको अब तक की वो लोकेशन बहुत पसंद आई? बलूचिस्तान में मैं सबसे पहले टप्को गया हूँ, टप्को वाटरफॉल। उसके बाद फिर करीब के गडानी हो गया, इसके अलावा चारों माची वगैरह सीन हो गया। अभी तक जो है मेरा उमाड़ा हुआ है, फिर कुंडली हुआ है। मेरी जो ख्वाहिश है गवादर की है, वो प्लान ये भी है कि इंशाल्लाह साउथ हम कोई प्लान। अब मुझे ये बताएं, सफर है, बाइक है, 2 व्हील है, कोई ऐसा वाकया जो कि आपको अभी तक वर्स्ट हो ड्यूरिंग द ट्रेवल के हवाले से आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें? नाजरीन जो है वो सुनना चाहेंगे। सफर का था पिछले साल ईद के दूसरे दिन हम निकले थे यहाँ से, और यही मीटअप पॉइंट था, यहाँ से हम निकले थे। निकलने में थोड़ा लेट हो गए थे, सफर वैसे ही खतरनाक है, लोग जानते हैं सफर के बारे में ना, डेजर्ट है। थोड़ा हम लेट हो गए थे, कोशिश थी हमारी कि हम पहुंच जाएं अंधेरा होने से पहले, लेकिन खैर हम विंदर पहुंचे। विंदर से हम निकल गए थे तकरीबन 5 बजे। अच्छा खासा लेट हुआ, बहुत लेट। सपट मोड़ पे जो है ना हम पहुंच गए थे, अंधेरा नहीं हुआ था, असर की अजानें हो रही थी। सपट मोड़ के ऊपर जो है वहाँ पर हमें कुछ लोकल मिल गए। अब वो लोकल मिलता, हमें 18 से हमने उनसे बात की, हम भी वहीं जा रहे हैं सपट। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब तो अंधेरा हो भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, साथ साथ
निकल जाएंगे। हमने चलना शुरू किया, उसके बाद आपको रास्ते पता है वो सारे कैसे हैं। अब हुआ ये था कि हमें मिली वहाँ पर कीचड़। ओहो, यानी कि रेनी सीजन की आप उसमें गए। रेनी सीजन नहीं था, मतलब खत्म हो चुका था मगर स्टिल कीचड़ रहती है। कि एक वक्त आया कि बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया। मैप पे हमने ऑफलाइन लोकेशन सेव की हुई थी, लेकिन रास्ता तो जाहिर सी बात सब पट गया। तो अब लोकल जो है ना, एक दफा पे जगह पर आकर उन्होंने बोला हमारी बस हो गई, हम वापस जा रहे हैं। मैंने कहा तुम तो लोकल हो, तुम्हारे आसरे बीच रास्ते में छोड़ के वापसी। तो आपके आसरे पे हम सुकून से आराम से। कह रहा भाई लोकल है यहाँ के, थोड़ी हपके हैं। मैंने तो भाई तो पहले बताते हैं तुम हपके हो। लेकर ऐसे जा रहे हैं जैसे कि बहुत 70 पे थी, 4-5 बाइक, कूलर वूलर ये वो चटाइयाँ मतलब लुक वाइज पूरा वैसे किया। पूरा वो किया हुआ। मैंने अपने लड़कों से मशवरा किया, तो हमारे पास हम 4 लड़के थे, 2 बाइक थी। उससे भाई यहाँ तक आ गए, इतनी मेहनत करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, हम इसी जगह पर कैंप लगाते हैं और जो है वो सुबह उठ कर देखेंगे सपोर्ट कैंप। खैर हमने वहाँ कैंप तो नहीं लगाया, अपने लड़कों ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम है, हिम्मत भी थोड़ा और आगे। अच्छा लोकेशन पे क्योंकि वो ऑफलाइन सेफ थी तो हम उसकी सीट में चले जा रहे थे। चलते चलते अब ऐसा दलदल आ गया था कि बाइक की टायर ना हमारे जैम हो गए थे, सारी कीचड़ जम गई थी, मडगार्ड और वो सब। मडगार्ड फिर मैंने अपना तोड़ के निकाला, तोड़ दिया, फिर उसमें सारी मिट्टी वट्टी साफ ही, थोड़ा आगे चले, फिर वही कंडीशन। फिर हमने बाइक वहीं करी। अच्छा हमें सामने एक बीच नजर आ रहा था, सपाट बीच नहीं था सही है। उस बीच पे हमने कहा इस बीच जो है ना तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है, हम यहाँ तक पैदल चलते हैं, बाइक हम यहीं पार कर देते हैं। सारा लगेज वगैरह हमने वहीं छोड़ा और हम पैदल चलना शुरू हुए। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद हमें बीच पे पहुंच गया। वहाँ पहुंचे, हमने वहाँ कैंप के लिए टॉर्च वॉर्च मारा तो बिच्छू रात के वक्त बिल्कुल इस तरह निकल आती है। लग रहा है। फिर एक टीला टाइप का बना हुआ था, तो उसके ऊपर हमने कैंप किया, वहाँ कैंप किया, रात गुजारी। सुबह हुई, हम वापस अपनी बाइक की तरफ आए। अच्छा दूर से वो सपट वाला जो राउंड है ना वो हमें नजर आ रहा था। इतने डारस हो गई हम पहुंच गए आसपास। फिर हमने मशवरा किया कि भाई अब वहाँ तक चलें पैदल। फैसला ये हुआ कि बाइक के पास चलते हैं, बाइक की कंडीशन देखते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि उस सपट वाले पॉइंट पे जाना है, बोजीकू वाले, या वापसी चलना। वहाँ पहुंचे तब दिन में बाइक की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आई हमें। खैर बाइक हमने किसी तरह साफ वाफ की और फिर हमने फैसला किया वापस चलते हैं। अभी वापस को 2 किलोमीटर हम चले होंगे। पीछे वाले जो बंदा था मेरा, दूसरी बाइक जो थी, उसने आवाज लगाई, सोएब भाई। हाँ क्या हुआ? अरे इधर आए। वापसी आया, सोएब भाई बाइक जो है वो गियर में चल नहीं रही। अच्छा मैंने बिल्कुल भी नहीं करा, नहीं मैंने कहा चलो ठंडा होने दो। ठंडा हुई गाड़ी, आधा घंटा हमने वेट किया वहाँ पर, फिर दोबारा स्टार्ट की, गेट दिया, दे रहे चले। अब मैं अच्छा एक काम करो, कैंप लगाओ इसी जगह पर और आप लोग यहाँ पर रुको, मैं एक लड़का लेकर जाता हूँ और कोई डाला वाला लेकर आता हूँ, फिर हम लेकर जाएंगे। मैं मुश्किल से आधा किलोमीटर गया, मेरी बाइक मुझे धुआं निकलना शुरू हो गया। मैं फिर वापस आया, वो उसी कैंप के अंदर अपनी वो बाइक डाली, हम थोड़ा सा कैंप के अंदर लेट गए तो खाने लगे। अच्छा सपट का आपको पता है ना, वहाँ बंदा है ना बंदा की कुछ नहीं है भाई, खुदा है और बंदा है, बिल्कुल है। अच्छा छाँव भी नहीं है ना, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है, इंसान है, वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हम आकर बैठ गए। अब आधे घंटे बाद जो है वो कैंप भी तंदूर बन गया, हमारा कैंप में भी नहीं बैठा जाए। अब हमने जो है वो फैसला किया चलना शुरू। सारा सामान हमने वही छोड़ा, ड्रोन वगैरह जो कीमती सामान था वो हाथ में लिया, चलना शुरू किया। पानी हमारे पास 1.5 लीटर वाली बोतल होती है, उसका आधा था और 4 बंदे थे हम। अब हमने चलना शुरू किया, हम चल रहे हैं थक के बैठते हैं तो रेत गर्म, बैठे ही नहीं जाए, पाँव उठ ही नहीं रहे चलने के लिए। अब वो चला ही नहीं जाए, इतनी गर्मी सारी चीजें। उसके बाद वो पानी भी ऐसा खत्म हो गया। अच्छा हम पानी है ना ढक्कन में पी रहे थे, ब्लू वाला ढक्कन होता है उसके रियल सर्वाइवर सीरीज शुरू हो गई ऐसा ही, उसके अंदर हम पी रहे थे ना। तो एक लड़का है, उसने बोला कि सुबह मुंह पे लगा दें बोतल। मैंने कहने कहा सुबह एक ही घूंट पीऊंगा पर मुंह पे लगा दें। प्यास में बोल दी, मैंने कहा 4 बंदे सबने पीना। एक वक्त आया वो पानी भी खत्म हो गया। अब हम जो है ना वो पुरानी बोतलें जो पड़ी हुई थी टूरिस्ट वगैरह की, वो उठा के देख रहे हैं, शायद थोड़ा पानी मिल जाए, शायद थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। बस चलते गए तकरीबन 10 किलोमीटर हम पैदल चले उस तपती रेत के अंदर। और यूँ समझे कि लड़कों ने बाकायदा तस्वीरें वगैरह देखना शुरू कर दी थी अपने घर वालों की, और वो बिल्कुल बस थी हमारे। सबसे वर्स्ट यानी कि एक्सपीरियंस। अच्छा इसी तरह मैं पूछना चाहूंगा कोई एक ऐसे यादगार वाकया तो दोस्तों यारों के साथ आप गए हो और आप बोलते हो कि यार वो नॉर्दर्न एरिया का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, वो कौन सा एरिया था वो बताएं थोड़ा। यादगार तो नॉर्थ का ही है। नॉर्थ में भी कौन सी लोकेशन? बिलामिक। अच्छा बिलामिक पे ऊपर भी कुछ मिलता जुलता ही है मामला, लेकिन अल्लाह का शुक्र वहाँ कोई ट्रेजेडी नहीं है। वहाँ पर हुआ ये कि बिलामिक का जो मेन पॉइंट है वो बहुत मशहूर है ना, वो आप यूट्यूब पे करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन वहाँ नहीं हमें कुछ लोकल्स मिले और उन्होंने कहा कि हमारे चचा का गाँव है, आप चलो हमारे साथ। चलने गए और वो बिलामिक हमें वापस आके पता चला कि बिलामिक तो हम गए ही नहीं है। वो अपने गाँव ही ले गए, गाँव ले गए, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत जगह थी और वो मतलब वसूल हो गया। वो बिलामिक ही था लेकिन वो जो जिगजैग वाली सराउंडिंग वाली एरिया बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पीछे जाके देवसाई से मिलता है और देवसाई वाले बिल्कुल वही लाल वाले फूल, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये तो आपने बड़े जबरदस्त दोनों एक्सपीरियंसेस बताए अपने लाइफ के ट्रैवल के हवाले से। अब मैं पूछना चाहूंगा आपके जहन में ये राहगीर का वर्ड कैसे आ गया? व्हाई राहगीर? किसको सोच के, क्या आपकी थॉट थी इसके पीछे? हुआ ये कि अभी ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक बात बन गई थी कि यार ऐसा
को चैनल करना है, कुछ चीज बनानी है, तो वो बस थॉट प्रोसेस चल रहा था कि जो है ना क्या नाम रखें क्या नाम रखें। एकदम से मैं फिर रिसर्च भी कर रहा था, तो मैंने कहा राहगीर यार, हर शख्स दुनिया में राहगीर ही है जिसने जो आया और चले जाएगा। अगर राहगीर के दूसरे मैंने ट्रैवलर की भी है। आगे आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, और लोग आपके साथ जब जुड़ते हैं तो आप किस तरीके से उनको गाइड करते हैं? आप लोग आए मेरे साथ ट्रैवल करें या ट्रैवलिंग कंपनी है, क्या चीज है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाज़रीन को। मेरा जो मोटो है अब आगे के लिए, जो मेरा प्लान है वो ये है कि कम्युनिटी एक बिल्ड हो जाए। दुनिया भर के अंदर बाइकिंग कम्युनिटी की बड़ी इज्जत की जाती है और इनका एक बड़ा अहम किरदार होता है टूरिज्म के अंदर, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो दुनिया भर के अंदर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो। अच्छा, बाइकर्स जो है ना वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर जो है ना आपकी जीप्स, कईयों को जो पिकनिक बॉयज है वो नहीं जा पाते। तो असल खूबसूरती जो निकाल के लाते हैं वो ज्यादातर बाइकर ही होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। तो यहाँ पर उस हिसाब से उस तरीके से जो है इनको प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं है। तो मेरा इरादा है कि मैं कम्युनिटीज को और बाइकर्स को एक जगह जमा करूँ और उनको जो है ना मुख्तलिफ इवेंट्स के जरिए अवेयरनेस प्रोवाइड करूँ। रिसेंटली मैंने देखा था आपको बड़ा अपने ऑर्गेनाइज तरीके से अवतार पार्टी वाला, वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा। तो वो आपको कैसे मतलब ख्याल आया, वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। असल में मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से भी है। तो मैं इवेंट्स वगैरह करवाता रहा हूँ, स्पीच कॉम्पिटिशन, नाच कॉम्पिटिशन, अजान कॉम्पिटिशन वगैरह मैं करवाता रहा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार बाइकर्स के लिए कोई ऐसा इवेंट हो नहीं रहा। अच्छा, जब मैं ज्यादातर मैं पाकिस्तानियों से ज्यादा मैं इंटरनेशनल बाइकर्स को मैंने फॉलो किया हुआ है। उनको देखता हूँ तो मेरा और दिल उड़ता है कि यार यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। अपना बैकग्राउंड देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इवेंट मुझे करवाना आते हैं तो मैं करवा सकता हूँ। तो ये यूं समझे सिर्फ ट्रायल था। आपने अब तक के कौन कौन सी बाइकों पे आप सफर कर चुके हैं? अभी लेटेस्ट आपके पास कौन सी बाइक है? देखिए, इंसानी फितरत है कि वो इंसान कभी भी जो मुतमईन नहीं होता किसी चीज से ना। तो लोगों के लिए तो यही मशवरा है, जो है वो शुरू करें, हाँ उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। अभी मेरे पास GS 150 है, इससे पहले जो है मेरे पास 125 थी और 125 को मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ था। मुझे पता है उसके अंदर जो है ना वो गड्ढों का इशू है, गड्ढों में तंग करती है, सस्पेंशन का इशू मैंने जम्प्स उसके अंदर बड़ी लगवा ली, अब मुझे गड्ढे पता नहीं चलते थे। वाइब्रेशन का इशू तो मैंने सीट थोड़ी सी नरम वाली लगवा ली। तो ये दोनों मिलकर, फिर उसके अलावा नट बोल्ट जो है ना उसके अक्सर लूज हो जाते हैं इंजन वाले, वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवा लिया। तो ये तरीके हैं आप अपनी एग्जिस्टिंग बाइक पे रहते हुए टूरिंग कर सकते। इसी तरह मैंने GS 150 लेनी थी, वो देखो 4 लाख रुपए की, वो आज से बात प्राइसेस ऑफ तो वो 2014 का मैंने मॉडल लिया 80,000 रुपए का। और अभी आप मेरी बाइक लेंगे वो लगती है 80,000 रुपए। उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ कंपनीज हैं, इन्होंने इंजीनियर्स को हायर किए हुए, ग्राफिक डिजाइनर हायर किए, ग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो बदल नहीं रहे। तो मैंने सोचा यार 2014 लूं या 2020 लूं, बात तो वही करना मॉडिफिकेशन आखिर में खुद ही। ना वो मुझे ट्यूबलेस टायर्स दे रहे हैं उसके साथ, ना वो ऑफ रोडिंग टायर्स दे रहे हैं, ना वो उसके साथ लाइट्स दे रहे हैं। ये सब चीजें मैंने आफ्टर मार्केट ही लगानी है। तो मैं 4 लाख की बाइक लेकर उसके बाद 2 लाख रुपए मजीद लगाऊं, इससे बेहतर है 80,000 की बाइक लेकर 2 लाख रुपए लगाना। तो भाई अब आप क्या सोचते हैं, आगे आपने क्या प्लान किया है नेक्स्ट टूवर्ड्स के हवाले से? नेक्स्ट कुछ और सिंध भी हो गया, आपको है कि दिल भर गया भाई मेरा, अब जाके सिंध में लो। बलूचिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगहें अब तक आपकी रह गई हैं जो आपकी जो है वो बकेट लिस्ट में है कि वो जाना है, एक्सप्लोर करना है, विशेस होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो कौन सी है, वो नाज़रीन को थोड़ा सा। बलूचिस्तान में तो काफी मेरा रह गया है ना। चारों माची हो गया, चारों माची मैंने बाइक पे नहीं किया था। चारों माची है, मौला छोटूब है, ठीक है, इसके अलावा चनेसर वाटरफॉल है। फिर इसके अलावा जब मैं उधर निकलूंगा गवादर वाली साइड पे तो बीच वाली सारी पट्टी आ जाएगी जिसके अंदर जीवनी, बसनी वगैरह वो सारी चीजें। बलूचिस्तान तो काफी बाकी है। इनके लिए आपने प्रिपरेशंस क्या किए हैं? प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दिए हैं? कब से होंगे, कैसे होगा ये? अच्छा, मेरी कोई प्रिपरेशन को प्लानिंग होती नहीं। अभी मैंने रिसेंटली नॉर्थ का टूर किया है, तो वो अनप्लान ट्रिप था ना, उसके अंदर दिन मेरे प्लान थे ना लोकेशंस प्लान थी। मैं मतलब प्लान ट्रिप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं ग्रुप नहीं चला पाता। मतलब जब आपको बोलते हैं कि यार अब मुझे सूटेबल सिचुएशन अब निकल जाए, बिल्कुल। अच्छा, निकलने के बाद भी ना लोग बोलते हैं यार जल्दी चलो, पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? एंजॉय करते हुए अपना यार, मतलब क्यों पहुंचना है? कोई वहाँ इंतजार कर रहा है तुम्हारा, लेट लग जाएगी तुम्हारी, एब्सेंट लग जाएगी, क्या हो जाएगा? सोहेब भाई, अब मैं लास्ट सवाल पूछूंगा। आने वाले नए बाइकर्स हैं, आप लोग उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, आप ही लोगों से, हम लोग जैसे लोग भी हैं वो सीख रहे होते हैं सोहेब भाई, तो आप बताएं कि सेफ्टी के हवाले से कोई मैसेज हो या कोई और, वो आप क्या देना चाहेंगे? यार मैसेज तो पहले दिन से जो है ना मेरी सोच चाहिए कि अब शशके, मैंने देखा है बाइकर जो भी फील्ड में आता है ना वो कोशिश करता है शशके हो जाए, मेरी बाइक अच्छी हो जाए, लाइट्स अच्छी लग जाए। सबसे पहले सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अच्छा हेलमेट, सर्टिफाइड हेलमेट हो आपके पास, जैकेट हो आपके पास। ये वो चीजें नहीं है जो आप कभी बड़े राइडर बनोगे तो लोगे नहीं, आपने अभी लेना है, पहले लेना है। मुझे एक रोटोरस
ग्रुप है लाहौर का, उन्होंने कहा था, मैंने उनसे बाइक के लिए मशवरे के लिए उनको कॉल की थी। उन्होंने बेटा मैं आज तुमसे बात नहीं कर पाता अगर मेरे पास एक अच्छा हेलमेट नहीं होता। उन्होंने फिर अपने एक एक्सीडेंट के बारे में बताया। अच्छा, कह रहे कुछ भी करो तुम, ये जीएस लेने से पहले मैंने उनसे बात कह रहे पहले तो हेलमेट ले। मैं उनसे बाइक का मशवरा कर रहा हूँ, हेलमेट लिया तुमने? मैंने कहा नहीं हेलमेट तो नहीं लिया। पहले हेलमेट लो फिर तुम मुझे कॉल करना, फिर मुझसे बात। तो पहले जो है ना वो सेफ्टी गियर था, सही। वो बजाय जो है वो सर्टिफाइड हेलमेट बहुत बड़ा लगे आपको या बहुत हैवी लगे, लेकिन आपने यार इन चीजों पे इन्वेस्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर कुछ करना। तो नाज़रीन, ये सुहेब भाई ने बड़ी जबरदस्त अपनी चीजें बताई अपने ट्रैवल के हवाले से, और जाते जाते उन्होंने नसीहत के तौर पे एक जो एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में नई पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, सुहेब भाई को इजाजत दीजिए। सुहेब भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।